हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री की वीडियो पर। आइए क्लास 10th जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसका 5वां लेसन है। आइए 5वां लेसन पढ़ते हैं। इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करके YouTube चैनल पर अपलोड कर दे रहे हैं। तो अगला है WBC। इससे पहले हम पढ़ा दिए थे RBC। तो अगला क्या है? WBC। तो देखना है सबसे पहले कि WBC का पूरा नाम क्या है। तो WBC का पूरा नाम है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल। अगर पूछे कि WBC का पूरा नाम क्या है तो WBC का पूरा नाम है वाइट ब्लड सेल। WBC को कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसके कई उपनाम है। कई उपनाम के मतलब है इसे श्वेत रक्त कोशिका कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिका। अगर पूछे श्वेत रक्त कोशिका किसे कहा जाता है तो WBC को श्वेताणु के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? श्वेताणु। और इसको मेडिकल टर्म में जो नाम दिया जाता है वे है ल्यूकोसाइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि WBC को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। WBC को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। इसका निर्माण की बात करें कि WBC का निर्माण कहाँ होता है, तो WBC का निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण होता है बोन मेरो या अस्थि मज्जा बोल सकते हैं। क्या? अस्थि मज्जा। अगर पूछे WBC का निर्माण क्या होता है तो अस्थि मज्जा में होता है। WBC का निर्माण क्या होता है? अस्थि मज्जा में। अगर WBC की आकृति की बात करें कि इसका शेप क्या है, इसका आकृति कैसा है, तो WBC का आकृति की बात करें तो इसका कोई विशेष आकार नहीं है। हम इसको कह सकते हैं कि अनियमित आकार। और दोस्तों एक प्राणी है अमीबा जिसका अपना खुद का आकार नहीं है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो WBC का आकार है वो अमीबोइड आकार है। कैसा है? अमीबोइड आकार। तो WBC का कोई विशेष आकार नहीं है, लेकिन अनियमित आकार है। और अमीबा का अपना कोई विशेष आकार नहीं है, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है अमीबोइड आकार। क्या बोल दिया जाता है? अमीबोइड आकार। तो पूछा जाता है कि WBC का पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल। इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? श्वेत रक्त कोशिका या श्वेताणु या ल्यूकोसाइट। WBC के निर्माण की बात करें तो ये कहाँ होता है? बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा। और इसका कोई विशेष शेप आकृति नहीं है। इसका जो आकार है अनियमित आकार है या अमीबा के आकार है। किसके आकार है? अमीबा के आकार है। तो और जानते हैं इसके बारे में कि WBC के बारे में और क्या विशेष जानकारी है। तो आइए और जानते हैं। दोस्तों WBC की अगर संख्या की बात करें कि WBC की संख्या कितना है, तो WBC की जो संख्या है वो लगभग 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर क्यूब के आसपास होता है। संख्या जो है कभी ऊपर नीचे होते रहता है, इसलिए इसकी अगर हम संख्या की बात करें कि WBC का संख्या कितना है, तो ये संख्या है 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर क्यूब। तो WBC की संख्या की बात करें तो कितना है? 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर क्यूब। और अगर इसका जीवन काल की बात करें, जो WBC है उसका जीवन काल कितना दिन है, तो इसका जीवन काल अलग अलग आते रहता है। अभी जो नया बुक है क्लास 10 का जो अपडेट हुआ है उसमें दे दिया जाता है कि 1 से 2 दिन या 2 से 5 दिन। तो पूछे कि WBC की संख्या कितना है,
तो 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर क्यूब, प्रति घन मिलीमीटर क्यूब। और जीवन काल की बात करें तो 1 से 2 दिन या 2 से 5 दिन। अगर इसका हम कार्य की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि WBC का मुख्य कार्य क्या है। तो WBC का जो मुख्य कार्य है वे है रोगाणुओं से लड़ना। शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर, शरीर के अंदर रोगों से लड़ना, शरीर के अंदर रोगों से लड़ना। और शरीर के अंदर इसका काम है रोगों से लड़ना, इसलिए इसको बोला जाता है शरीर का गार्ड सेल या रक्षक कोशिका। अगर पूछे कि मानव शरीर के या शरीर का जो शरीर है, शरीर का गार्ड सेल किसे कहा जाता है? गार्ड सेल, गार्ड सेल या रक्षक कोशिका, रक्षक कोशिका। तो शरीर का गार्ड सेल या रक्षक कोशिका WBC को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? WBC को कहा जाता है। WBC की अगर हम कमी की बात करें कि WBC की कमी से कौन सा बीमारी होता है? कमी से, तो WBC की कमी से जो बीमारी होता है इसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया। तो पूछ लिया जाता है कि WBC के कमी से कौन सा रोग होता है? ल्यूकोपीनिया। और अगर WBC की अधिकता से बात करें कि WBC के अधिकता से कौन सा रोग होता है? WBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है? इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, 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 ल्यूकोसाइटोसिस। तो पूछ लिया जाता है कि WBC की संख्या कितना है? 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर क्यूब। जीवन काल की बात करें तो 1 से 2 या 2 से 5 दिन। अगर बात करें कि WBC का मुख्य कार्य क्या है, तो शरीर के अंदर रोगों से लड़ता है, इसलिए शरीर का गार्ड सेल या रक्षक कोशिका किसे कहा जाता है? WBC। WBC की कमी से बात करें तो कौन सा बीमारी होता है? ल्यूकोपीनिया। और WBC की अधिकता से बात करें कौन सा बीमारी होता है? तो ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। अब देखते हैं कि WBC के मुख्य कितने प्रकार है। तो WBC को अगर प्रकार के आधार पर हम बांटे तो 2 तरीका से, एक है कण कणिका में और अकण कणिका में, जिसे ग्रेनुलोसाइट या अग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। तो देखते हैं WBC के प्रकार। तो जो WBC है इसका मुख्य 2 प्रकार है। जो WBC है इसका मुख्य कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। जो पहला प्रकार है, फर्स्ट टाइप्स, उसको बोलते हैं क्या? कणिकामय, कणिकामय। WBC के पहला प्रकार को कणिकामय कहा जाता है। और दूसरा है अकणिकामय, अकणिकामय, अकणिकामय। इसको अगर अंग्रेजी में बात करें तो इसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट। और इसका हम बात करें तो ये है ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट। इसका हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? अग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट। अगर कणिकामय की बात करें तो इसमें मेन 3 तरह है। नंबर 1 है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। अगर पूछे कि WBC का जो कणिकामय है या ग्रेनुलोसाइट है इसके कितने टाइप है, तो 3 टाइप। पहला क्या है? न्यूट्रोफिल। दूसरा क्या है? पहला है न्यूट्रोफिल, दूसरा हम बात करें तो बेसोफिल, बेसोफिल। दूसरा बात करें तो क्या है? बेसोफिल। और तीसरा है इओसोनोफिल, इओसोनोफिल, इओसोनोफिल। तो जो WBC है कण कणिका में, इसमें 3 प्रकार है
न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एओसिनोफिल। और जो अग्रेनुलोसाइट है इसमें मुख्य दो टाइप है। एक तो है क्या, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। और दूसरा क्या है, मोनोसाइट। दूसरा है मोनोसाइट, मोनोसाइट, मोनोसाइट। तो पूछ ले कि डब्ल्यूबीसी के कितने प्रकार है। तो डब्ल्यूबीसी के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार है, कण कनिका में, अकनिका में। ग्रेनुलोसाइट, अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में तीन प्रकार है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसोफिल। दोस्तों बात करें कि डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो न्यूट्रोफिल। सर्वाधिक मात्रा में क्या, न्यूट्रोफिल। सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल। ये लगभग 60% है। लगभग कितना है, 60%। और वही बात करें बेसोफिल तो 0.1% है। यानी डब्ल्यूबीसी में सबसे कम मात्रा में क्या है, तो डब्ल्यूबीसी में सबसे कम मात्रा में बात करें तो बेसोफिल है। बेसोफिल और एओसिनोफिल की हम बात करें तो दोनों का काम है एलर्जी कंट्रोल करना, एलर्जी कंट्रोल करना, एलर्जी कंट्रोल करना, एलर्जी कंट्रोल करना। अगर हम बात करें बेसोफिल, एओसिनोफिल का मुख्य काम क्या है, एलर्जी कंट्रोल करना। और अगर पूछे लिम्फोसाइट तो ये क्या है, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी। अगर बात करें सबसे छोटी, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सा है, डब्ल्यूबीसी। तो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सा है, लिम्फोसाइट। और अगर बात करें सबसे बड़ी, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी आकार में कौन सा है, तो मोनोसाइट। तो इस तरह का सवाल पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी आकार में लिम्फोसाइट, सबसे बड़े डब्ल्यूबीसी आकार में मोनोसाइट। और इसके कितने प्रकार है, तो दो प्रकार है। इसमें बेसोफिल, एओसिनोफिल का मुख्य काम है एलर्जी को कंट्रोल करना। और हम बात करें न्यूट्रोफिल तो ये क्या करता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और रोगों से लड़ता है। वहीं बात करें मोनोसाइट तो मोनोसाइट क्या करता है, तो शरीर के अंदर जो डब्ल्यूबीसी का प्रकार है मोनोसाइट, वो रोगाणुओं से लड़ता है। और वही बात करें लिम्फोसाइट क्या है, तो ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, मजबूत करता है। तो आइए और आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में अभी दो प्रकार बताए हैं, कनिका में और अकनिका में, कनिका में और अकनिका में। तो इस तरह के सवाल बिहार बोर्ड में पूछ लिया जाता है डब्ल्यूबीसी से। डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड कुछ बीमारी है जिसको देखना है। मुख्य दो बीमारी है जिसमें बहुत घातक बीमारी है, वायरल डिजीज। तो पहला है एड्स। पहला क्या है, एड्स, AIDS, AIDS। दोस्तों बैक्टीरिया से जितना भी बीमारी होता है इसका इलाज होता है, लेकिन जितना भी बीमारी वायरल डिजीज है यानी जो वायरस से होता है इसका आज तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन उसके लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता है। तो बैक्टीरिया से जितना भी रोग होता है उसका इलाज होता है, और जो वायरल डिजीज है यानी वायरस से जो होता है आज तक इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों का इलाज किया जाता है। तो देखते हैं एड्स क्या है। तो एड्स जो है एक घातक वायरस रोग है। एड्स क्या है, एक घातक वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग है। जो एड्स है वे एक घातक वायरस जनित रोग है। एड्स का अगर हम एड्स के पूरा नाम की बात करें तो इसका एड्स का पूरा नाम क्या है, तो है एक्वायर्ड। इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो। इसका पूरा नाम की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगर एड्स का पूरा नाम की बात करें तो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। डिफिशियंसी सिंड्रोम क्या है,
सिंड्रोम। तो इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये एड्स जिस वायरस से होता है उसका नाम है HIV। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV के अगर वायरस का बात करें तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो पूछ लिया जाता है कि एड्स का पूरा नाम क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स जो रोग होता है वे एक रेट्रो वायरस के कारण होता है जिसका नाम है HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इसमें क्या होता है, WBC घट जाता है जिससे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है और हम एड्स से हार जाते हैं। दोस्तों एक और वायरस की बात करें, बहुत खतरनाक वायरस है जिसका नाम है HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये HPV वायरस क्या है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। जो कैसे फैलता है? डायरेक्ट स्किन के टच से फैलता है। और ये अक्सर जो बीमारी फैलाते हैं वे है गला की कैंसर या गले की कैंसर। तो जो HPV है, इसका पूरा नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और ये क्या करता है? डायरेक्ट बॉडी के अंदर स्किन से स्किन टच होता है, यानी जो स्किन पहले से HPV का शिकार है अगर उसमें कोई स्वस्थ स्किन टच हो रहा है इसका मतलब है कि इसको HPV हो गया, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और ये अक्सर क्या करते हैं? गले की कैंसर। वही हम बात करें HIV, तो ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो क्या फैलाते हैं? एड्स AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक वायरस डिजीज है। क्या है? वायरस डिजीज है। तो जो एड्स है, एड्स एक घातक वायरस जनित रोग है। इसका पूरा नाम की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और रेट्रो वायरस HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और वही बात करें HPV तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। क्या है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अगला हम पढ़ते हैं इसके आगे WBC का आगे पढ़ते हैं कि प्लेटलेट क्या है। क्या पढ़ते हैं? प्लेटलेट। तो देखते हैं प्लेटलेट क्या है। दोस्तों आज जो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्लेटलेट को कौन पूरा फेमस कर दिया है? तो डेंगू यानी मादा एनाफिलिस जो मच्छर है, डेंगू रोग एक ऐसा रोग है जो पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में प्लेटलेट को फेमस कर दिया है। तो आइए पढ़ते हैं प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट जो है इसको हम कई नामों से जानते हैं। प्लेटलेट को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे इसी को हम बोलते हैं बिम्बाणु। क्या इसको किस नाम से जानते हैं? बिम्बाणु। या इसको अगर मेडिकल टर्म की बात करें तो इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। मेडिकल टर्म में बात करें तो क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। और अगर WBC की हम संख्या की बात करें, इसका संख्या कितना होना चाहिए? संख्या की बात करें तो इसका संख्या जो है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख। कितना? 1.5 लाख से 4.5 लाख घन मिलीमीटर क्यूब होना चाहिए। अगर इसका हम जीवन काल की बात करें कि जो प्लेटलेट है इसका जीवन काल कितना है, तो ये 10 से 13 दिन है। कितना है? 10 से 13 दिन। अगर पूछ लिया जाए कि प्लेटलेट की जो है, प्लेटलेट का जीवन काल कितना है? 10 से 13 दिन। और पूछे कि जो प्लेटलेट है इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगर पूछे क्या कि प्लेटलेट में केंद्रक पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है। और अगर हम निर्माण की बात करें कि प्लेटलेट का निर्माण कहाँ होता है, तो प्लेटलेट का निर्माण भी होता है कहाँ? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। तो बात करें प्लेटलेट का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा
बोन मेरो। और सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछे इसका कार्य क्या है, तो इसका जो कार्य है वे क्या है, रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। अगर पूछ लिया जाए कि रक्त का थक्का बनाने वाला जो मुख्य है वो क्या है, प्लेटलेट। और अगर रक्त का थक्का बनाने में हम बात करें धातु आयरन कौन सा है, धातु आयरन, तो वे है कैल्शियम प्लस, कैल्शियम प्लस। और प्रोटीन में बात करें तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोबिन। और जो रक्त का थक्का नहीं बनाता है उसको बोलते हैं हिपेरिन। हिपेरिन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, लिवर में। तो जो प्लेटलेट है इसको कई नामों से जाना जाता है, इसी को बोलते हैं बिम्बाणु, इसी को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। और अगर प्लेटलेट की संख्या की बात करें तो बॉडी में कितना होना चाहिए, 1.5 लाख से 4.5 लाख घन मिलीमीटर क्यूब। और अगर इसका जीवन काल की बात करें तो 10 से 13 दिन। क्या पूछ लिया जाए कि क्या प्लेटलेट में केंद्रक होता है, तो प्लेटलेट में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगर इसका निर्माण की बात करें तो कहाँ होता है, बोन मेरो, अस्थि मज्जा। और प्लेटलेट का जो मुख्य कार्य है वह क्या है, रक्त का थक्का बनाना, क्लोटिंग करना। धातु में पूछे कि रक्त का थक्का कौन बनाता है, तो कौन बनाता है, कैल्शियम बनाता है। पूछ ले कौन बनाता है, तो कैल्शियम बनाता है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।